दोस्तों कैसे हैं। आज आइए आज राज्य व्यवस्था का पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटी का जो है मूल अधिकार देखते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मूल अधिकार के बारे में बताइए, तो मूल अधिकार के बारे में जी आगामी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अब बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना, दोनों के लिए बहुत ही कारगर होगा। आइए एक एक चीज़ बहुत आसान तरीक़ा से समझते हैं। ठीक है, मूल अधिकार, अधिकार कहते किसको हैं? अधिकार कुछ कार्यों को करने या ना करने या किसी स्थिति में होने को हकदारी होता है। अपन अधिकार, अधिकार क्या होता है कि कोई कार्य को करने या ना करने या कोई स्थिति में होने को कारीगर को हकदारी को अधिकार करते हैं। अधिकार देखिए 25 अधिकार जो है देख लीजिए, बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं, एक होते हैं मानवाधिकार होते हैं, कानूनी होते हैं, एक संवैधानिक होते हैं, एक नागरिक और राजनीतिक होते हैं। एक एक करके सब अधिकार को हम समझते हैं। ठीक है, कि प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं, तो वह यह मनुष्य के नाते जन्म में ही व्यक्तियों को उपलब्ध हो जाते हैं। प्राकृतिक अधिकार माने जीवन ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार को ही प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं। मानवाधिकार किसको कहते हैं, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को मानवाधिकार कहते हैं। कानूनी अधिकार किसको कहते हैं, हड़ताल करने के अधिकार को कानूनी अधिकार कहते हैं। संवैधानिक अधिकार किसके कहते हैं, इससे मूल इसमें जो संविधान द्वारा जो प्रदान किया गया अधिकार है उसको संवैधानिक अधिकार कहते हैं। और नागरिक और राजनीतिक अधिकार किसको कहते हैं, तो नागरिक और राजनीतिक अधिकार कहते हैं जो फ्रीडम होता है, जिसको स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी को बोलते हैं नागरिक और राजनीतिक अधिकार। ठीक है, तो हम अधिकार के बारे में समझ गए। अब सबसे बड़ा चीज़ समझना है कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। फंडामेंटल राइट देखो, फंडामेंटल राइट जो होता है दो तरह का होते हैं। ठीक है ना, पहला जो इसका होता है, इसका उद्देश्य होता है कि संविधान से किया गया गारंटी, एक एकदम नॉर्मल शब्द में बता रहे हैं कि मूल अधिकार जो होता है, फंडामेंटल राइट्स दो तरह का होते हैं। ठीक है ना, इसका उद्देश्य जो होता है संविधान में किया गया उसके गारंटी प्रदान करता है। ठीक है ना, पहला। और दूसरा जो होता है इसे न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जाता है, इसको दूसरा बोलते हैं। ठीक है, अब जो होता है कि फंडामेंटल राइट्स आता कितना है, तो 12 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स आता है। स्वतंत्रता का अधिकार या स्वतंत्रता संग्राम, नेहरू रिपोर्ट 1931 में कराची अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ठीक है ना, जिसे बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। ये सब हम लोग मूल अधिकार में जानेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि मूल अधिकार के बारे में बढ़िया से डिटेल एक एक चीज़ को समझते हैं। ठीक है ना, कोई इसमें हड़बड़ नहीं करना है। सबसे पहले समझना क्या है, देखिए सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं समझना क्या है। पहले समता का अधिकार किसको कहते हैं, तो समता का अधिकार आता क्या, समता का अधिकार 14 से अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में आता है। कितना से आता है, तो 19 से 22 के बीच में आता है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण का अधिकार 23 से 24 के बीच में आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में आता है। सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार क्या होता है, तो 29 से 30 के बीच में आता है। संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। तो ये सब हो गया। ठीक है ना, एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि मूल रूप से संविधान 7 प्रकार के मूल अधिकार होते हैं, जिसमें 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन 44वां संशोधन में 1978 के 44वां संशोधन में संपत्ति को अधिकार से को, ठीक है, पहले 7 थे, लेकिन पहले 7 थे मूल अधिकार, लेकिन उसमें 6 कर दिए गए। किसको हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है ना, ये कब हटाया गया, 44वां संशोधन में हटाया गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही इससे संविधान के 12वें भाग, ठीक है, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है, इसे साथ ही संविधान के 12वें भाग अनुच्छेद 300A में के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब संपत्ति का अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300A में इसे कानूनी का अधिकार बना दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मूल अधिकार का विशेषताएं क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध होता है, ये जान गए। शेष सभी नागरिकों व्यक्तियों के लिए, जो साथ साथ विदेशी या कानूनी संस्थाओं के लिए उपलब्ध है। पहले केवल नागरिकों के लिए देखें कौन कौन अधिकार होता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ठीक है ना, लेकिन किसके विरुद्ध उपलब्ध है ये भी देखना है। ठीक है ना, कि अगर मेरा मूल अधिकार जो मेरा फंडामेंटल राइट्स है वो किसके विरुद्ध है वो देखना है। तो इसके अधिकांश जो होता है राज्य में मनमानी कार्रवाई
कराई के मनमानी के विरुद्ध उपलब्ध है, सिवाय कुछ अपवादों के, जैसे कि 17 और 15 का 2। यह निजी व्यक्ति ऐसे अधिकारों का उल्लंघन करता है जो संवैधानिक उपचार उपलब्ध नहीं है, केवल समान कानूनी उपचार से उपलब्ध है। मूल अधिकार का प्राकृतिक क्या होता है, ठीक है। तो मूल अधिकार का प्राकृतिक जो होता है, ये मूल अधिकार का प्राकृतिक अर्थात कह सकते हैं कि राज्य के शक्तियों का अंकुश लगाते हैं, तथा दूसरे शब्दों में यह नकारात्मक प्राकृतिक वाले अधिकार हैं, जैसे कि 14, 15, 16 आदि हैं। कुछ अधिकार व्यक्तियों को निश्चित विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। यदि सकारात्मक प्राकृतिक वाले अधिकार 25, 29 और 30 होता है। संशोधन इसमें क्या हुआ है, संशोधन देखना है तो संशोधन इसमें जो है, ठीक है, इसमें संशोधन क्या हुआ है, तो संसद जो होता है संविधान में मूल ढांचे में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें बदलाव किए बिना संविधान संशोधन अधिनियम इसमें कटौती या निरस्त कर सकती है। परिवर्तनीय क्या होता है यह, तो पीड़ित व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों को उल्लंघन करने के मामले में सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। माने कोई पीड़ित व्यक्ति है जो मूल अधिकारों को उल्लंघन के मामले में सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, इसी को बोलते हैं परिवर्तनीय, माफ कीजिएगा, परिवर्तनीय। मूल अधिकारों का सीमाएं क्या क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये असीमित होते हैं, राज्य के ऊपर उचित प्रतिबंध लगाया जाता है, साथ ही उचित अधिकारों का दायरा 31A, 31B, 31C, 33, 34 और 35 द्वारा सीमित है। मूल अधिकारों का निलंबन क्या होता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर शेष अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबन किया जाता है, तथा अनुच्छेद 19 के 6 अधिकारों को तभी तक निलंबन किया जा सकता है जब तक युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल, जब तक आपातकाल अगर इमरजेंसी नहीं घोषित है, जब तक 19 जो है ये निलंबित नहीं किया जा सकता, तभी निलंबित किया जा सकता है। तो ये देखें हम फंडामेंटल राइट्स का, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में हम बताएं आपको फंडामेंटल राइट्स का। अब देख लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या शामिल है, मूल अधिकार में अनुच्छेद 13 में क्या क्या शामिल है, ये समझना है। तो संविधान के प्रारंभ करने या ठीक होने या राज्य के क्षेत्र के लागू करने या उस पर शून्य होंगे या सीमा या प्रावधान असंगत है, ठीक है। अनुच्छेद 13 के बारे में बात कर रहे हैं। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को कम करे, ठीक है। साथ ही भाग को उल्लंघन कर कोई भी कानून उल्लंघन तक शून्य का होगा, ठीक है। कानून जो है इसके तहत भारत के क्षेत्र में कानून की शक्ति रखने वालों को अध्यादेश, आदेश और कानून आदि जारी होगा। लागू कानून क्या होगा, तो लागू कानून इसमें संविधान के पहले से भारत के राज्य क्षेत्र के किसी विधानमंडल या समक्ष पदाधिकारी द्वारा पारित किया जाना कानून है जो निरस्त नहीं किया जाएगा। अब समझना है एक चीज़ और, इसमें समझना है कि अनुच्छेद 13 में इसका क्या सिद्धांत है। तो इसमें जो है एक है ग्रहण का और आच्छादन का सिद्धांत है, एक है आपको पृथ्वीकरण या पृथ्वीकर्ता का सिद्धांत है, एक है अधित्याग का सिद्धांत है, एक है भविष्य लक्ष्मी का सिद्धांत है, ठीक है ना। तो इसमें ग्रहण का सिद्धांत का मतलब हो गया कि आच्छादित करने वाली किसी मूल अधिकार यदि उस सीमा तक संशोधन किया जाए या पूर्व संविधान कानून संशोधित मूल अधिकार के साथ असंगत नहीं हो तो उसे पुनः वैध किया जाता है। पृथ्वीकरण में क्या होता है, तो पृथ्वीकरण में देखते हैं, पृथ्वीकरण में होता क्या है, यदि कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान को उल्लंघन करता है तो पूरा कानून को अवैध घोषित करने के बजाय कानून के केवल उस हिस्सों को अमान्य घोषित किया जाएगा, उसी को बोलते हैं पृथ्वीकरण, ठीक है ना। और तीसरा चीज़ इसमें समझना है, तीसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि अधित्याग क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर निजी लाभ के लिए किसी अधिकार का त्याग करने का विकल्प चुनता है तो उसे कानून को संवैधानिकता को चुनौती देने से रोका जाएगा। भारत में व्यक्ति अधिकारों का अधित्याग कर सकता है लेकिन संवैधानिक अधिकारों का अधित्याग नहीं कर सकता है। और है एक लास्ट है एक भविष्य लक्ष्मी ये विनिर्णय का सिद्धांत क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इसके तहत उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व में निर्णय को रद्द कर सकता है तथा लेकिन इसका प्रभाव भविष्य लक्ष्मी होगा कि भूत लक्ष्मी बीते हुए समय में लागू नहीं होगा। मतलब कि कोई अगर उच्चतम न्यायालय है, कोई अपना निर्णय ले सकता है तो उसको रद्द भी कर सकता है, यही है। तो ये था
नॉर्मल शब्द में आपको हम बताए अभी, ठीक है। हम अभी आपको मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम आपको अच्छा से बताए, ठीक है, कि क्या क्या इससे फ़ायदा, क्या क्या घटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।